नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 2 सितंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। पाकिस्तान के जिगरी यार तुर्की को भारत ने लीबिया में खुरापात पर दिखाया आईना। कश्मीर पर उछल रहा था, तुर्की यूएन में नाप दिया। दूसरी बड़ी अपडेट, दाऊद का ठिकाना बताओ, 25 लाख रुपया नगद इनाम पाओ। एनआईए की बड़ी घोषणा, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि करके आपको विस्तार से। जहां चीन में कैद किए 2 करोड़ लोग, कई शहरों में लॉकडाउन, बेहद कड़े नियम। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां संकटग्रस्त श्रीलंका की मदद को आगे आया आईएमएफ, 3 अरब डॉलर के कर्ज को राजी। तो सब कुछ जहां रूस के वॉर गेम्स में भारत और चीन साथ, व्लादिमीर पुतिन ने लिया कैसे साथ, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के जहां अबू धाबी में निर्माणाधीन हिंदू मंदिर का एस जयशंकर ने किया जायजा। यूएई दौरे पर विदेश मंत्री हैं, तो एक एक करके बताएंगे। जहां शुक्रिया पीएम मोदी, शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में बाढ़ वाले ट्वीट पे जताया आभार, कहा संकेतों में व्यापार, चलिए शुरू करते हैं। तो एक एक करके खबर विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। देश की इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पाकिस्तान के जिगरी यार तुर्की को यूएन में भारत ने लगाई लताड़। कश्मीर पर उछल रहे तुर्की को भारत ने लीबिया के मुद्दे पर दिया करारा जवाब। तो एक एक करके बड़ी खबर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कश्मीर के मुद्दे पर लगातार पाकिस्तान की भाषा बोलते आ रहे तुर्की को भारत ने संयुक्त राष्ट्र में तगड़ी लताड़ लगाई है। उत्तरी अफ्रीकी देश लीबिया में तुर्की के दखल को लेकर नई दिल्ली ने इस्तांबुल को आईना दिखाया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने जोर देकर कहा है कि लीबिया की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा की जानी चाहिए। दरअसल तुर्की लीबिया में हथियारबंद विद्रोही गुट का खुलकर साथ देते हैं और वहाँ एक तरह से अपनी कठपुतली सरकार बैठाने की वो नापाक कोशिश कर रहे हैं। भारत ने लीबिया पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को खुल्लम-खुल्ला धता बताने और उनका लिहाज नहीं करने को लेकर तुर्की की कड़ी आलोचना की है। कंबोज ने कहा है कि यूएनएससी प्रस्ताव का इस तरीके का उल्लंघन गंभीर चिंता का विषय है। लीबिया पर यूएनएससी की ब्रीफिंग में हिस्सा लेते हुए रुचिरा कंबोज ने कहा है कि इस तरीके की गतिविधियाँ लीबिया के अलग अलग गुटों के बीच 2020 में हुए संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन है। तो दोस्तों आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर उछल रहे भारत ने लीबिया वाली नस दबाकर तुर्की को यूएन में एक्सपोज कर दिया और एक तरीके से तुर्की को करारा झटका दिया। जैसे जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत को घेरने की कोशिश बार बार तुर्की यूएन समेत तमाम मंचों पर करता, ठीक उसी तरीके से भारत ने भी तुर्की को पूरी तरीके से लीबिया के मुद्दे उठाकर अलग थलग कर दिया है। अगली एक और अपडेट, दाऊद का ठिकाना बताओ, 25 लाख रुपया इनाम पाओ। एनआईए की बड़ी घोषणा, दाऊद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उनकी डी कंपनी से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी देने के लिए नगद इनाम राशि की घोषणा कर दी है। अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के लिए एनआईए ने 25 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर दी है। एनआईए के मुताबिक दाऊद इब्राहिम का गिरोह हथियार, विस्फोटक, ड्रग्स और नकली भारतीय मुद्रा नोट FICN की तस्करी के लिए भारत में इकाई की स्थापना करने की कोशिश में लगा है और पाकिस्तानी एजेंसियों और आतंकी संगठनों के साथ मिलकर आतंकी हमले करने की फिराक में है। जांच एजेंसी ने इब्राहिम के करीबी शकील शेख उर्फ छोटा शकील पर 20 लाख रुपए और हाजी अनीस उर्फ अनीस इब्राहिम, शेख जावेद पटेल उर्फ जावेद चिकना और इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज्जाक मेमन टाइगर पर 15-15 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। यानी डी कंपनी के जितने भी सरगना हैं उन सब पर वो इनाम घोषित कर दिया गया है एनआईए के द्वारा। हम चलते हैं और अपडेट निकल के आई, चीन में कैद किए गए 2 करोड़ लोग, कई शहरों में लॉकडाउन, बेहद कड़े नियम लगा दिए गए। दुनिया भर में कोरोना का खौफ पहले की तुलना में भले ही कम हो गया हो, लेकिन चीन में अब भी डर बरकरार है। चीन की सरकार ने गुरुवार को एक बड़े शहर में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया। लगभग 2 करोड़ की आबादी वाले चेंगदू शहर में बढ़ते हुए कोरोना के मामले को देखते हुए बड़ा कदम
उठाया गया है। सरकार का कहना है कि 4 दिन लॉकडाउन लगाकर न्यूक्लियर एसिड टेस्ट किया जाएगा। आपको बता दें, एक महीने शंघाई में भी इस तरीके का लॉकडाउन लगाया गया था। चेंगदू दक्षिणी पश्चिमी चीन के सिंगचुआंग प्रांत की राजधानी है और एक बड़ा शहर है। बुधवार को यहाँ कोरोना के 106 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 51 मरीजों के लक्षण नहीं थे। शहर में 381 हाई रिस्क एरिया की पहचान की गई है। अगली कोर अपडेट दाओ बड़ी खबर निकल के आ रही है अगली, जहां आपको बता दें संकटग्रस्त श्रीलंका की मदद को आगे आया IMF। $3 अरब के कर्ज को हुआ राजी। आर्थिक इतिहास संकट में जूझ रहे श्रीलंका की मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF आगे आया है। IMF प्रारंभिक समझौते के तहत श्रीलंका को $2.9 अरब का कर्ज देने के लिए राजी हो गया। श्रीलंका 1948 में आज़ादी के बाद से सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा। देश के पास विदेशी मुद्रा की भारी किल्लत हो गई है। इसी कारण वो आवश्यक वस्तुओं को आयात नहीं कर पा रहा। IMF एक बयान में कहा है कि IMF और श्रीलंकाई अधिकारियों के बीच लगभग $2.9 अरब की विस्तारित फंड सुविधा IMF के तहत 48 माह के कर्ज पर सहमति बनी है। IMF ने एक बयान में कहा है कि श्रीलंका के अधिकारी संकटग्रस्त देश की आर्थिक नीतियों को समर्थन देने की खातिर कर्मचारी स्तर के समझौते पर सहमत हुए हैं। अगली कोर अपडेट, रूस के वार गेम्स में भारत और चीन साथ, कैसे व्लादिमीर पुतिन ने लिया साझी उसके खिलाफ बड़ी सफलता। दरअसल रूस और भारत और चीन समेत कई देशों के सैन्य अभ्यास चल रहा है। 1 सितंबर से शुरू हुआ ये अभ्यास और 7 तारीख तक चलने वाला है, जिनमें 50,000 सैनिक और 5,000 बड़े हथियार शामिल होंगे। यही नहीं, 140 एयरक्राफ्ट और 60 जंगी जहाज भी इनमें हिस्सा होंगे। रूस के सैन्य अभ्यास को यूक्रेन से छिड़ी जंग के बीच दुनिया की बड़ी ताकतों को अपने पाले में लाने की सफल कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। खासतौर पर इस मिलिट्री ड्रिल में भारत और चीन एक साथ शामिल होना उसके लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। रूस इस अभ्यास के जरिए एशिया में अमेरिका के अकेले पड़ने का संकेत देना चाहता है। आपको बता दें, यूक्रेन मसले पर भारत और चीन दोनों ने ही रूस की आलोचना नहीं की है। खासतौर पर भारत की चुप्पी को लेकर तो अमेरिका और यूरोपीय देशों ने सवाल उठाया था और लोकतंत्र की दुहाई देते हुए समर्थन की मांग की थी। बेस्पोक 2022 वॉर गेम्स के नाम से होने वाली मिलिट्री ड्रिल ने अमेरिका की चिंताओं में इजाफा कर दिया। अगली कोर अपडेट निकल के अबू धाबी में निर्माणाधीन हिंदू मंदिर का जयशंकर ने लिया जायजा। यूएई दौरे पर विदेश मंत्री पहुंचे हुए हैं। दोस्तों, दरअसल अरब देश के पहले हिंदू मंदिर का निर्माण संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की राजधानी अबू धाबी में हो रहा है। 3 दिनी यूएई यात्रा पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को गणेश चतुर्थी के मौके पर इसका जायजा लिया है। जयशंकर ने तेजी से हो रहे मंदिर निर्माण पर खुशी प्रकट की है। अबू धाबी में ये परंपरागत हिंदू मंदिर स्वामी नारायण संप्रदाय द्वारा बनाया जा रहा है। मंदिर का जायजा लेने के बाद जयशंकर ने ट्वीट किया, गणेश चतुर्थी पर अबू धाबी में निर्माणाधीन BAPS हिंदू मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। तेजी से प्रगति देखकर खुशी हुई और सभी शामिल लोगों की भक्ति की सराहना की। मौके पर मौजूद BAPS की टीम स्वामी नारायण समुदाय के अनुयायियों और भक्तों तथा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने इस मंदिर को शांति, सहिष्णुता और सद्भाव का प्रतीक बताया और उन्होंने इस प्रतिष्ठित मंदिर के निर्माण में सहयोग करने वाले सभी भारतीयों के प्रयासों की सराहना की। अगली कोर अपडेट निकल के आई, पाकिस्तान नहीं भूला 1965 की वो जंग जब लाहौर तक पहुंच गई थी भारतीय सेना। दोस्तों, सन 1962 में जब भारत और चीन के बीच जंग हुई तो उसने पाकिस्तान को एक ख्वाहिश तो पूरा करने की हिम्मत दे दी थी। पाकिस्तान को लगने लगा कि वो कश्मीर को हासिल कर सकता है। अमेरिकी मदद के बाद बुलंद हौसले वाले पाकिस्तान ने सोचा कि भारत पर हमला करके उसे कश्मीर को हासिल कर लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अगस्त 1965 में पाकिस्तान के साथ भारत की जंग उसकी इसी अति आत्मविश्वास सोच का नतीजा था। 1 सितंबर वो दिन था 1965, वो तारीख थी जब वो समझ में आ गया कि उसने एक गलत समय पे एक गलत फैसला ले लिया। भारतीय सेना की 3 फेज में जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर ली थी। 1 सितंबर को उसने इस जंग का तीसरा चरण लॉन्च किया था, लेकिन दुश्मन को भारतीय सेना ने धूल चटाने पर मजबूर कर दिया। अगली कोर अपडेट निकल के आई, पाकिस्तान में आई बाढ़ पर नरेंद्र मोदी ने जताई थी चिंता। PM शहबाज ने कहा क्या? दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्वीट को रिप्लाई करते हुए शहबाज शरीफ जो है वो PM मोदी का आभार दिया है। पाकिस्तान में भीषण बाढ़ से तबाही मची और लाखों लोग बाढ़ के कारण अपने घर बार छोड़कर
सुरक्षित स्थानों पर पनाह लिए हुए हैं। पाकिस्तान का लगभग 1/3 हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। इसी बीच पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद और संवेदनाओं का दौर शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान में आई बाढ़ पर दुख जताते हुए पीड़ितों, घायलों और इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित सभी लोगों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की है। इसके बाद तुरंत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी का आभार भी जताया है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। चीन संग गतिरोध के बीच बातचीत जारी। लद्दाख में मेजर जनरल स्तर पर इन कई मुद्दों पर हुई है चर्चा। भारत और चीन के बीच लंबे समय से जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए कई दौर की वार्ता हो चुकी है और अभी भी समाधान के प्रयास जारी हैं। बातचीत के जरिए भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद को खत्म करने को लेकर दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्याधिकारियों ने कल बुधवार को पूर्वी लद्दाख में बातचीत की, जिसमें सबसे इस क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर बल दिया गया। और इस अहम बैठक की जानकारी रखने वालों ने बताया कि वो मेजर जनरल के स्तर पर नियमित बातचीत थी और इसी तरीके की कामयाब बातचीत मासिक आधार पर होती है। और इस क्षेत्र में कई स्थानों पर टकराव की खबर निकल के आई है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आई है अगली, जहां आपको बता दें दोस्तों, देश भर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराएगी यूपी की योगी सरकार। बोर्ड की 4 प्रस्ताव को शासन की दी मंजूरी। दरअसल दोस्तों, मदरसा बोर्ड की 4 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को शासन ने मंजूरी दे दी है, आदेश जारी कर दिया और अब राज्य अनुदानित मदरसों में शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों के परस्पर स्थानांतरण हो सकेंगे। इसके अलावा शिक्षिकाओं को मातृत्व एवं बाल्य देखभाल अवकाश भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह के मुताबिक शासन ने आदेश जारी कर दिया कि राज्य के अनुदानित मदरसों के शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों का अब आपसी सहमति से तबादला हो सकेगा। इसके लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा अपनी संस्कृति सहित आवेदन को 2 माह के भीतर रजिस्ट्रार्ड मदरसा बोर्ड के प्रस्ताव को भेजना होगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है तो दोस्तों, ममता बोले आरएसएस इतनी बुरी नहीं, पता होता राजनीति इतनी गंदी तो नहीं आती। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस समय अब आरएसएस की वो भर के तारीफ़ कर रही हैं और आरएसएस को वो भला बुला नहीं बता रही हैं। उनका कहना है कि आरएसएस इतनी गंदी नहीं है, लेकिन राजनीति वो आज की गंदी हो गई है। अगर हमें पता होता कि राजनीति आज की इतनी गंदी होगी तो फिर हम राजनीति ही ना करते। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का साफ ऐलान, भारत विरोधी गतिविधि वाले मदरसों को हम नहीं छोड़ेंगे, एक्शन पर बोले सीएम शर्मा। असम में आतंकी लिंक वाले मदरसों के खिलाफ राज्य सरकार, जी हाँ, राज्य की बीजेपी सरकार लगातार वो मुखर हो रही है। आपको बता दें, यही कारण है कि अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्पष्ट तरीके से ऐलान कर दिया है कि अगर किसी भी मदरसे में हमें ये पता चला कि इस मदरसे में आतंकी गतिविधि होने के सबूत हैं या आतंकी गतिविधि वो संचालित होते हैं, तो ऐसे मदरसों के खिलाफ कड़ी से कड़ी न केवल कार्रवाई की जाएगी बल्कि पूरी तरीके से ऐसे मदरसों पर ध्वस्त कर दिया जाएगा। यानी पूरी मदरसों को ही सील करके पूरी तरीके से बुलडोज़र चलेगा ऐसे मदरसों पर, और हम इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। तो ये मदरसों को लेकर ये सीधी चेतावनी उन्होंने दी है। अगली को अपडेट, मदरसे वो जांच शुरू हुआ मदरसों का तो रोने लगा ओवैसी, गिरिराज सिंह ने दिया करारा जवाब। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य के सभी जिला अधिकारियों को सर्वे करने का आदेश दे दिया, जिस पर एआईएमआईएम सांसद असद ओवैसी ने हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि आप सीधा यही ऑर्डर कर दीजिए कि आप मुसलमान नहीं रहे, यही करना चाह रहे हैं आप। ये छोटा एनआरसी है, इन्हीं मदरसों ने देश को आज़ाद कराया, आप इन्हें ही शक की नज़रों से देख रहे हैं। मदरसों में हिंदी तक जो अंग्रेजी गणित पढ़ा रहे हैं उनको तो आप 2-2 साल से सैलरी दे नहीं रहे हैं। अब इस बीच गिरिराज सिंह ने करारा जवाब दे दिया है।
गिरिराज सिंह को छोटा एनआरसी कहने पर जो है वो गिरिराज सिंह ने कहा है कि मदरसों के बच्चों की अच्छी शिक्षा लाने का हक नहीं, क्या बैरिस्टर बनने का अधिकार केवल ओवैसी को ही है? अच्छी शिक्षा लाना है तो मदरसों को जो है वो जांच किया जाएगा और मदरसों में बम फोड़ने वालों को नहीं रखा जाएगा। क्या मदरसों में अगर बम फूटेंगे, मदरसों में अगर बम फोड़ने की शिक्षा दी जाएगी तो क्या हिंदू ही मरेंगे बम फोड़ने पर? क्या मुसलमान उस बम से नहीं मरेगा? तो इस तरीके से उन्होंने बड़ा हमला बोला है। अगली एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। मथुरा से एक बड़ी खबर निकल के, जब मथुरा के एक गांव में 90% मुस्लिमों ने हिंदुओं को जो है भगाना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं होता दिख रहा है, लेकिन ज़्यादा दिन हो नहीं पाएगा। बाबा का बुलडोज़र पूरी तरीके से वो चल रहा है और बाबा का बुलडोज़र जो है इन जिहादियों को पूरी तरीके से राइट टाइम कर देगा। तो दोस्तों फ़िलहाल कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दें। जिस तरीके से देश भर में उठापटक की स्थिति है, आखिर ये क्या चल रहा है? अगली एक और अपडेट, दिल्ली में भी दुमका कांड दिखा, छात्रा ने बात नहीं की तो अमानत अली ने मार दी गोली। दरअसल देश भर में ये जिहादी जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। इनको जो है वो बाबा का बुलडोज़र और एनकाउंटर वाली भाषा अब समझानी ही पड़ेगी। और यही कारण है कि दोस्तों अब ताज़ा मामला दुमका की तरह दिल्ली से भी निकल के आ जाए कि हिंदू लड़की जो है वो इन जिहादियों से बातचीत नहीं की तो अरमान अली नाम के जो युवक है उसने गोली मार दी हिंदू लड़की को। अब वो मौत से जूझ रही हॉस्पिटल में। हालांकि अरमान अली को फ़िलहाल गिरफ्तार कर लिया गया।